Hello, good morning all. So today we are discussing the topic of immunology vaccines and आज से हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं, लाइव लेक्चर्स कि जिसमें हम सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टॉपिक्स के अच्छे से डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग मोनिका। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग विवेक, मोनिका, गुड मॉर्निंग ऋषभ सर, वीना, लर्निंग विथ शेयरिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। यशदा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम द इम्यूनोलॉजी एंड ये जो टॉपिक है दैट इज द वैक्सीन्स। तो सबसे मेजर टॉपिक है वैक्सीन्स की जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस वैक्सीन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज से आपके लिए एक गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे आईएफएस ऑनलाइन चैनल पे गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए लाइव सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो लाइव लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है एंड जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हो इस लेक्चर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लाइव सेशंस होने वाले। तो जैसे फर्स्ट लेक्चर जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स एंड लाइव सेशंस के साथ ही हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेस्ट। तो हर टॉपिक का लेक्चर सुबह 11 बजे होगा एंड 11 बजे से 12 बजे तक 1 आवर में आपको कंप्लीट टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से एंड शॉर्ट नोट्स विद इन शॉर्ट पॉइंट्स आपको वो टॉपिक क्लियर किया जाएगा एंड सेम टॉपिक का कॉन्टेस्ट पेपर शाम को 5 बजे होगा। कॉन्टेस्ट पेपर शाम को 5 बजे डिस्कस किया जाएगा। तो आप अभी आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके कॉन्टेस्ट पेपर दे सकते हो। तो जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आप कॉन्टेस्ट पेपर को देखना, कॉन्टेस्ट पेपर में से जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से सॉल्व करना एंड शाम को 5 बजे हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम कॉन्टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज से लाइव सेशंस गेट बायोटेक के लिए स्टार्ट हो रहे। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट बायोटेक के प्रिपरेशन कर रहे
और अदरवाइज गेट बायोटेक के साथ बाकी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे डीबीटी एग्जाम हो, बार के एग्जाम हो, एज वेल एज नेट एग्जाम हो, तो सभी जो भी टॉपिक्स है, जैसे कॉमन टॉपिक होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉन्टेस्ट को भी प्रिपेयर करके ही देना, अच्छे से कॉन्टेस्ट पेपर को एनालाइज करके सॉल्व करना। ओके, सो जो लेक्चर सीरीज है गेट बायोटेक की, वो लेक्चर सीरीज में कौन से लेक्चर्स होने वाले वो देखते हैं। तो इस वीक में जो भी लेक्चर्स होंगे, इसमें देखिए आज का लेक्चर कि आज 17 मार्च है एंड आज इम्यूनोलॉजी का लेक्चर हो रहा है कि जो वैक्सीन टॉपिक से रिलेटेड है, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपका लाइव सेशंस लेंगे ऋषभ सर, एंड ऋषभ सर्स 18 मार्च को 11 o'clock को बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का टॉपिक लेने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी पता है इस बार गेट बायोटेक का जो पेपर आया था उसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे मेजर पार्ट जो पूछा गया था वो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का था। थ्योरेटिकल पार्ट से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, बट बायोप्रोसेस टॉपिक से बहुत ही क्रिटिकल एंड जो हम बोलते ट्रिकी क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग टॉपिक से पूछे गए थे। तो कल आपका ऑक्सीजन एंड मास ट्रांसफर का लेक्चर होगा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का। तो जो भी स्टूडेंट गेट बायोटेक का पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखे इन लेक्चर्स को अच्छे से आप अटेंड कीजिए, क्योंकि इन लेक्चर्स में हम सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले। ओके, देन परसों आपका लेक्चर होगा सेम बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का। तो देखिए धवल सर आपका लेक्चर लेंगे बैच कल्चर जो काइनेटिक्स है, बैच कल्चर काइनेटिक्स का आपका लेक्चर होगा। ये 19 मार्च को लेक्चर होगा सुबह 11 बजे। एंड सभी टॉपिक्स के कॉन्टेस्ट भी होने वाले, ये भी आप याद रखें कि जैसे लेक्चर्स होंगे, लेक्चर के साथ साथ कॉन्टेस्ट भी होंगे। तो आप लेक्चर जब प्रिपेयर करोगे, लेक्चर जब अटेंड करोगे, तब सीरियसली नोट्स जो भी है आपके निकाल लेना लेक्चर से ही, एंड कॉन्टेस्ट पेपर को भी अटेंड करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होने वाला है वो 20 मार्च को, एंड ये इंग्लिश ग्रामर का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का लेक्चर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर कि जो सुरभि मैम आपका लेक्चर लेंगे। सेम इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रहेंसेशन, उसका कॉन्टेस्ट भी होने वाला है। तो आप इन लेक्चर्स को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना। देन गेट बायोटेक का ही नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो 22 मार्च को होगा, एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का लेक्चर है कि जो मैं ही लूंगा। एंड इसमें हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड इट्स एप्लीकेशंस, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का लेक्चर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लेंगे। सो ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए इस वीक में जो भी हम लेक्चर देख रहे हैं, जैसे वैक्सीन टॉपिक हो या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो, मेजर टॉपिक से, एप्लाइड टॉपिक से, इसके ऊपर हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सबसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स भी देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रखे गए लाइव सेशंस के लिए। तो आप इनका जरूर फायदा उठाइए, ये आपके लिए बहुत ही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें इन लाइव सेशंस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे गए। ओके, देन नेक्स्ट कि जैसे 23 मार्च को सेम जो गेट बायोटेक का लाइव सेशन होगा, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन है, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ये आप पढ़ने वाले हो। सो एंड इसमें भी सारे शॉर्ट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो टॉपिक के क्रीमी पॉइंट्स हम बोलते हैं, हॉट जो भी पॉइंट्स होते कि जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एंड विद इन शॉर्ट टाइम हम उस टॉपिक को कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स, तो ये लाइव सेशंस आपको रखे गए। हाँ पल्लवी, हम माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन नेक्स्ट लाइव सेशन में रखेंगे कि नेक्स्ट लाइव सेशन में हम माइक्रोबायोलॉजी को भी कवर करेंगे। तो हम लाइव सेशंस में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले,
एंड ये सिर्फ आपके लिए रखे गए जो गेट बायोटेक का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट गेट बायोटेक को प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ही ये लाइव सेशंस रखे गए हैं। तो आप उन लाइव सेशंस का अच्छे से जो भी है, आप जितना भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होते हैं उसका अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज कीजिए एंड आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ओके, सो टुडेज टॉपिक की जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द वैक्सीन्स। सो स्टार्ट करें लेक्चर। यस, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ये लाइव सेशंस की थंबनेल आप डिस्कस देख रहे हो एंड प्लस कॉन्टेस्ट पेपर भी होने वाले हैं। तो कॉन्टेस्ट पेपर शाम को 5 बजे हम डिस्कस करेंगे। So let's discuss the today's topic. Okay, and today's topic is the vaccines. So in the vaccines पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि जो वैक्सीन्स होते हैं ये होते क्या है एक्चुअल में, ये कौन से एजेंट्स होते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड हम उनको प्रिपेयर क्यों करते हैं, हम वैक्सीन्स क्यों लेते हैं। सो रीजन बिहाइंड द वैक्सीनेशन, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो वैक्सीन्स एंड ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द वैक्सीन्स, कि वैक्सीन्स हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है बिफोर द नेचुरल इन्फेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज द वैक्सीन। सो देयर इज द आर्टिफिशियल administration of antigen in body, कि हमारे बॉडी में आर्टिफिशियली एंटीजेंस को ऐड किया जाता है कि जो हमें और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज द वैक्सीन्स, कि ये इसे हम वैक्सीन्स बोलते हैं। एंड नॉर्मली ये वैक्सीन्स लेने की जरूरत क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट और व्हाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। तो देखिए सिंपल चीज, हम सिंपल पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे एंड बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सीधे तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी देखिए सपोज एनी पैथोजन, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये पैथोजन है एंड पैथोजन मींस इट हैविंग एबिलिटी टू कॉज द डिसीज। करेक्ट, कि ये डिसीज कॉज कर सकता है, उसमें वो एबिलिटी होती है कि जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज कॉज होता है। नाउ अगर ये बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है एंड सपोज इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, तो सपोज कोई भी ह्यूमन बीइंग है, so if this bacteria will infect an organism, so suppose this is the human being and सपोज इसको वैक्सीनेट, प्रीवियसली ये वैक्सीनेट नहीं किया गया था एंड बिफोर वैक्सीनेशन इसको क्या किया गया, इन्फेक्ट किया गया बैक्टीरिया से। सो इसको इन्फेक्शन हुआ, सो दिस इज नॉट वैक्सीनेटेड, कि उसको कोई वैक्सीन ऐड नहीं किया गया
एंड सपोज इसको इन्फेक्ट किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने। नाउ जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको इन्फेक्ट करता है, नाउ इसको हुआ इन्फेक्शन एंड फर्स्ट इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन हम बोलते हैं कि इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ। नाउ होगा क्या कि अगर वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है एंड उसको इन्फेक्शन भी हुआ है, तो ड्यू टू द पैथोजेन एंट्री इनटू द बॉडी, पैथोजेन विल मल्टीप्लाई, कि ये मल्टीप्लाई होगा बॉडी में एंड मल्टीप्लाई होके ये क्या करेगा, पैथोजेन अपने काउंट को बढ़ाएगा एंड जिस होस्ट सेल्स को उसने इन्फेक्ट किया है वहां पे इट कॉजेज द डिसीज, कि यहां पे सो इट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। तो अगर ये वैक्सीनेटेड नहीं है ऑर्गेनिज्म तो यहां पे ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कॉज होगा। तो इफ प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो हमें सिर्फ इतना ही बोलना है कि जब कोई प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी इन्फेक्शन से हमें डिसीज होने के चांसेस होते, ओके। एंड ये जो डिसीज होने के चांसेस है ड्यू टू, बिकॉज जब भी कोई प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो बहुत लेट एक्टिवेट होती है, मीन्स उसको एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगता है। हमारे जो भी इम्यून सिस्टम में दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जैसे इननेट होता है, एडाप्टिव होता है। इननेट फास्ट होता है बट जनरल प्रोटेक्शन है, एडाप्टिव स्लोली एक्टिवेट होता है बट इट इज द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। बट जब भी कोई प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ एंड उसके वजह से डिसीज कॉज हुआ एंड अभी वो डिसीज इट इज ड्यू टू बिकॉज एंट्री ऑफ द पैथोजन। एंड उसके बाद जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो आगे जाके ड्यू टू प्राइमरी इन्फेक्शन इन द पर्सन बॉडी देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। यहां पे इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट होगा एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, दिस इम्यून रिस्पॉन्स कि देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सेल्स एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद आगे जाके फिर ये पर्सन, इट में भी कि इम्यून रिस्पॉन्स से वो बैक्टीरिया जो है वो इलिमिनेट हो जाए बॉडी से एंड वो पर्सन में वहां पे वो पर्सन क्योर हो जाए, कि उसका डिसीज जो है वो क्योर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स में एक तो यहाँ पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, कि एक तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी सेल्स, कि मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि एंटीबॉडी जो होंगे वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, वो बैक्टीरिया को इलिमिनेट कर देंगे बॉडी से, बट जो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो मेमोरी सेल्स बॉडी में ही रहेंगे एंड मेमोरी सेल्स दे आर प्ले मेजर रोल इन द सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो प्ले मेजर रोल इन सेकेंडरी इन्फेक्शन, कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में मेजर रोल प्ले करते। सो यहां पे मेजर जो आपको सीखना था दैट इज द मेमोरी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, कि हमारे बॉडी में अगर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते तो वो मेमोरी सेल्स हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से या सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंडरी डिसीज कॉज होने से हमें बचाते। तो यही एक मेजर रीजन होता है कि व्हाई वी टेक द वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वैक्सीन से हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट होता है। सो वैक्सीन्स दे आर द आर्टिफिशियल एंटीजेंस एंड दे इंड्यूस, तो इनका मेजर रोल है दे इंड्यूस मेमोरी सेल फॉर्मेशन इन बॉडी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए ये वैक्सीन्स मेजर रोल प्ले करते हैं। सो मेमोरी सेल्स अगर प्रेजेंट है तो मेजरली मेमोरी सेल मेडिएटेड जो रिस्पॉन्स होता है वो सबसे फास्ट होता है एंड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। तो मेमोरी सेल्स इसीलिए मेजर रोल प्ले करते हैं।
तो याद रखिए वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन से हमारे बॉडी को आर्टिफिशियली हम चैलेंज करते उस एंटीजन से, जिस एंटीजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, सो देयरफॉर तो यहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैक्सीन अगर हम लेंगे तो वैक्सीन से हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी, एंड वो इन्फेक्शन और वो पैथोजेन अगर हमारे बॉडी में एंटर भी हुआ तो भी हमारे बॉडी में पहले से मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो मेमोरी सेल्स उन पैथोजेन के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं, फास्टली क्विकली एक्टिवेट होते हैं, विद इन 3 डेज का रिस्पॉन्स होता है मेमोरी सेल मेडिएटेड, एंड जैसे वो एक्टिवेट होते हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते अगेंस्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो नेचुरल इन्फेक्शन मुझे कभी भी हो तो भी अगर मैं वैक्सीनेटेड रहूंगा तो भी मुझे कभी भी वो डिसीज कॉज नहीं होगा, एंड देयरफॉर वी टेक द वैक्सीन्स। ओके, सो थैंक यू कविता, थैंक यू वीना। सो दिस इज द रोल ऑफ द वैक्सीन्स, तो इसलिए हम वैक्सीन्स लेते हैं। नाउ सेकेंड, कि जब भी हम वैक्सीन्स लेते हैं तो देखिए हमारे बॉडी में वैक्सीन्स लेने से पहले इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो पहले इम्यून सिस्टम के टाइप्स देखते हैं। सो सपोज कि कोई भी एक पैथोजेन है, so this is the pathogen which causes the disease। अभी ये जो पैथोजेन है, एंड सपोज ये पैथोजेन इफ इट इज इंजेक्टेड और इफ इट एंटर इनटू द बॉडी, सपोज ये मेरा प्यारा माइस है, एंड ये इस पैथोजेन ने माइस को इन्फेक्ट किया। ओके, सो इस पैथोजेन ने माइस को इन्फेक्ट किया। अभी जो भी पैथोजेन है जब बॉडी में एंटर होता है तो इसे हम बोलते हैं एंटीजन। सो इन आवर बॉडी व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर्स देन इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। एंड ये जो एंटीजन होता है जैसे ही बॉडी में एंटर होता है तो अगर माइस है या ह्यूमन है उसमें इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होती है। सो देयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है। सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ पैथोजेन देयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, दिस इम्यून रिस्पॉन्स इज द 2 टाइप्स। एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, so there is the cell mediated immune response as well as there is the humoral immune response। so humoral कि जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं एंटीबॉडीज, तो यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं एंटीबॉडी, एंड यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं सेल्स की जो टी सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, दे आर इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों भी टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होते हैं, एंड इन दोनों भी टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स से देयर इज द elimination of the antibody, elimination of the antigen from the body। so killing and elimination of antibody or of antigen from organism, कि ऑर्गेनिज्म से उस एंटीजेंस को हम इलिमिनेट कर देते, सो दैट इज कॉल्ड एज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमें यही डिस्कस करना है कि जब भी कोई एंटीजन एंटर होगा तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। ओके, सो दैट इज द मेजर रोल ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है तभी वो एक्टिवेट होता है, जिसे हम एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे सो
दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। एंड यही मेजर है कि जब भी कोई एंटीजन एंटर होगा तभी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। एंड इसलिए हम यहाँ पे वैक्सीन को भी एज अ एंटीजन करके डालते हैं। सो वैक्सीन्स दे आर द आर्टिफिशियल एंटीजेंस, दे इनोकुलेटेड और इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। एंड ये एक एंटीजेंस एडिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम हमारे बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं उस एंटीजन से। एंटीजन से चैलेंज करना मतलब कि हमारे बॉडी को उस एंटीजन को एक्सपोज करना, हमारे इम्यून सेल्स को उस एंटीजन को एक्सपोज करना। जैसे वो इम्यून सेल्स एंटीजन को एक्सपोज हो जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड एक्टिवेट होके उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। तो पैथोजन एंटर होने के बाद डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो डिसीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस द वैक्सीन्स, कि हम वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वैक्सीन से फिर से हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, एंड इसलिए हम वैक्सीन्स को लेते हैं। तो यहां तक समझ में आया? यस। सो दिस इज द वैक्सीनेशन। नाउ अभी इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी 4 डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, दिस इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो पहले तो हम मेजर टाइप्स देखते हैं। तो इम्यूनाइजेशन इट इज ऑफ 1 that is the active immunity. So 1, this is called as active immunity, and second this is called as passive immunity. तो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम कि इम्यूनिटी में मेजर इम्यूनाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो एक्टिव एंड एक तो पैसिव। नाउ एक्टिव कि जहां पे पर्सन ओन इम्यून सिस्टम प्ले मेजर रोल, कि यहां पे पर्सन ओन इम्यून सिस्टम प्ले सेंट्रल रोल। सेंट्रल मीन्स मेजर रोल, कि पर्सन ओन इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, पर्सन की ओन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी एंड वो एंटीजन को एलिमिनेट करेगी। दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। ओके। एंड पैसिव उसके अपोजिट, पैसिव मीन्स मेरी इम्यून सिस्टम इतनी वीक है, मैं इम्यूनोडेफिशिएंट हूं कि मेरी इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट कुछ रोल प्ले नहीं कर रही है, मैं इम्यूनोडेफिशिएंट हूं, तो मुझे बाहर से एंटीबॉडी दिए जाते, मुझे बाहर से इम्यूनाइज किया जाता है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दिया जाता है, मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज लिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो हियर द पेशेंट इज इम्यूनोडेफिशिएंट, सो इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन। तो इम्यूनोडेफिशिएंट मींस उस पर्सन की इम्यून सिस्टम वहां पे कोई रोल प्ले नहीं कर रही, उसको प्रोडक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो उस टाइम पे हमें बाहर से एंटीबॉडीज देने पड़ते हैं। तो दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, एंड इनको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप से होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में होती है, एक तो होता है नेचुरल एक्टिव, सो नेचुरल एक्टिव, एंड सेकेंड होता है आर्टिफिशियल एक्टिव। तो नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव, अभी इनमें डिफरेंस क्या है? तो 2 टाइप की एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है, कि यहां पे जैसे हमने डिस्कस किया कि पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम प्लेस अ सेंट्रल रोल, कि पर्सन की खुद की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी पैथोजन के अगेंस्ट एंड वो उसको एलिमिनेट कर देगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मींस, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नेचुरल इन्फेक्शन। सो नेचुरल इन्फेक्शन, कि नेचुरल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, कि मैं बाहर जाता हूं एंड मैंने मास्क पहना नहीं है,
एंड मैं उस रीजन में गया कि जहाँ पे कोरोना ज़्यादा था एंड मुझे कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया या मुझे कोरोना हो गया, so that is the natural infection कि वायरस और बैक्टीरिया when it enter into the body with through the natural routes and when it causes an infection and उसके वजह से हमें इन्फेक्शन होता है या उसके वजह से डिसीज होता है, जब वो नेचुरल रूट से इंटर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल इन्फेक्शन। नाउ कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर नेचुरल रूट से आता है एंड नेचुरल रूट से आके हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होगी एंड हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी, देन ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी एंड उससे उस वायरस को या बैक्टीरिया को एलिमिनेट किया जाएगा हमारे बॉडी से। तो इसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हमें पहले जब तक हमें इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगी। तो याद रखें नेचुरल इन्फेक्शन कि नेचुरल रूट से कोई भी बैक्टीरिया और वायरस इफ एंटर इनटू आवर बॉडी देन दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल इन्फेक्शन। ओके, एंड ये कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है एंड किसी को भी हो सकता है। तो जैसे हम उस पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे हमें इन्फेक्शन होगा एंड हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी। नाउ सेकेंड, आर्टिफिशियल एक्टिव। तो आर्टिफिशियल एक्टिव मीन्स व्हाट कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल इन्फेक्शन में नेचुरली वो बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी, उसके बाद हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बनेंगे एंड मेमोरी सेल्स बनने के बाद अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन सेम पैथोजन से होता है तो वो मेमोरी सेल्स उस इन्फेक्शन से हमें बचाएंगे। तो इतना सब करने के लिए पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले तो इन्फेक्शन हो। प्राइमरी इन्फेक्शन जब तक नहीं होता तब तक हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या हम प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए राह देखते बैठे कि कब मुझे प्राइमरी इन्फेक्शन होगा एंड कब मेरे बॉडी में मेमोरी सेल्स बनेंगे एंड कब मुझे सेकेंडरी इन्फेक्शन में वो बचाएंगे? सो इतना राह देखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बिफोर प्रायर टू नेचुरल इन्फेक्शन अगर हम ऐसा कुछ करें कि सिमिलर बैक्टीरिया की तरह उस बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजेंस है उसके तरह हम कोई प्रोटीन्स को बॉडी में इंजेक्ट करें या उस बैक्टीरिया को ही किल करके इंजेक्ट करें कि जिससे हमारी बॉडी पहले से ही उस एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव रहे या हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो। एंड इसीलिए इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिविटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड इसमें हम क्या लेते हैं वैक्सीन्स। सो आर्टिफिशियली हम बॉडी को चैलेंज करते विथ एंटीजन, सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव। तो आर्टिफिशियल एक्टिव में हम अटेन्युएटेड वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, हम किल्ड वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, हम सब यूनिट वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, हम कॉन्जुगेट वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, हम डीएनए वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्सीन की जो हम यूज कर सकते हैं। सो ये हम डिटेल में देखेंगे आज कि हमें आज यही डिस्कस करना है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, सो दैट इज आवर मोटो। एंड सेकेंड कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, तो पैसिव इम्यूनिटी मींस कि यहां पे इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन है तो इसमें डायरेक्टली आउटसाइड, तो फ्रॉम आउटसाइड एंटीबॉडी, तो फ्रॉम आउटसाइड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर्ड इनटू पेशेंट, कि पेशेंट में हम डायरेक्टली एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी। नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशन में यहां पे भी दो टाइप्स हैं। सो हियर पैसिव इम्यूनाइजेशन में भी दो टाइप्स आते हैं। अभी पैसिव इम्यूनाइजेशन में दो टाइप्स कौन से आते हैं? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में आते हैं एक तो फर्स्ट यहां पे भी नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल पैसिव। सो पैसिव इम्यूनिटी में
एक तो होते हैं नेचुरल पैसिव, कि नेचुरल पैसिव एंड द आर्टिफिशियल पैसिव। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी, कि जहाँ पे हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक होती है, हम इम्यूनोडेफिशिएंट होते हैं, तो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, तो हम बाहर से एंटीबॉडीज को ले रहे, पैसिव इम्यूनाइजेशन ले रहे। तो पैसिवली हम एंटीबॉडीज को लेते हैं एंड वो बाहर से जो एंटीबॉडीज लिए जाते हैं वो एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको इलिमिनेट करते हैं बॉडी से। तो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। नाउ नेचुरल पैसिव मींस नेचुरल रूट से अगर कोई एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है आईजीजी एंटीबॉडी। तो आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करते हैं, इट क्रॉस प्लासेंटा, कि आईजीजी एंटीबॉडी मदर टू फिटस ट्रांसफर होती है, प्लासेंटा क्रॉस करती है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, कि वो प्लासेंटा से ट्रांसफर होती है फिटस में। सेकेंड, मदर से दूसरे एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होते हैं, इट्स कॉल्ड एज आईजीए एंटीबॉडी एंड इट इज थ्रू मिल्क, क्योंकि ये सिक्रेटेड एंटीबॉडी में आती है, तो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है मोस्टली। तो प्लासेंटा क्रॉस करके जो आईजीजी जाती है या मिल्क से जो आईजीए जाती है, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। देन सो ये नेचुरली ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड, आर्टिफिशियल पैसिव। एंड आर्टिफिशियल पैसिव में हम डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल पैसिव में we can take the examples। तो इसमें हम हॉर्स एंटीविनोम लेते हैं, देन हॉर्स एंटीटॉक्सिन लेते हैं। तो बॉटुलिनम टॉक्सिन के अगेंस्ट हम हॉर्स एंटीटॉक्सिन लेते हैं। देन ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट के अगेंस्ट हम हॉर्स एंटीविनोम लेते हैं। देन डिप्थेरिया के अगेंस्ट हम हॉर्स एंटीटॉक्सिन्स लेते हैं, तो बॉटुलिनम, देन डिप्थेरिया टॉक्सिन। स्नेक बाइट होता है तो हम हॉर्स एंटीवेनिन लेते हैं, सो हॉर्स एंटीवेनिन। एंड ये सभी एंटीबॉडीज है, दिस आर द, तो व्हेन स्नेक बाइट, कि अगर किंग कोबरा ने बाइट कर लिया तो उस टाइम पे हम विनोम के अगेंस्ट के जो एंटीबॉडीज है वो लेते हैं। सो देखिए दिस इज द टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, कि आर्टिफिशियल पैसिव में वहां पे होता क्या है कि आर्टिफिशियल पैसिव में हमारी बॉडी उस टाइम पे या हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाती, तो उस टाइम पे हमें पैसिव इम्यूनिटी लेनी पड़ती है। क्योंकि कोई टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हाईली टॉक्सिसिटी दिखाते, कोई विनोम जो होते हैं वो हाईली टॉक्सिसिटी दिखाते। तो क्योंकि स्नेक बाइट हुआ तो उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि स्नेक ने बाइट किया तो 7 दिन तक रुको, हमारा प्राइमरी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगा, आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी एंड वो आईजीएम एंटीबॉडी उस स्नेक के विनोम को इलिमिनेट कर देगी। तो इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि विनोम में टॉक्सिसिटी हाईएस्ट होती है, तो वो फास्ट अफेक्ट करता है। एंड इसलिए अगर टॉक्सिन्स की जो हाईली टॉक्सिक है, विनोम के जो एंटर होते हैं हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे हमें ऐसा कुछ तो चाहिए होता है कि जो उस विनोम को बॉडी से इलिमिनेट कर दे। एंड इसलिए उस टाइम पे आपकी इम्यून सिस्टम कोई काम की नहीं है, उस टाइम पे आपको डायरेक्टली एंटीबॉडीज लेने पड़ते हैं। तो इसे हम जैसे हॉर्स एंटीटॉक्सिन्स बोल रहे हैं कि हम टॉक्सिन के अगेंस्ट ले रहे हैं, हॉर्स एंटीवेनिन बोल रहे हैं कि जो हम स्नेक बाइट के अगेंस्ट ले रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यूनाइजेशन, कि जिसमें हमने 2 टाइप की इम्यूनिटी देखी। वन इज द नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, देन नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। ये समझ में आया आपको? यस। सो दिस इज वी डिस्कस द नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी।
नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स व्हाट. So what is artificial active immunity? Yes? Okay. So let's discuss today's topic. So आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. So what is artificial active immunity? And artificial active immunity कि जिसमें हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वैक्सीन्स. So let's discuss the vaccines. So vaccines. Now vaccines means artificial administration of the antigens in the body. Okay. So artificially हम antigens को body में inject कर रहे हैं, that is called as the vaccines. And ये जो antigens होते हैं either they are killed or the inactivated. Now mostly हम different types के vaccines देखेंगे. Majorly जो vaccines हम first discuss करें, इसमें कुछ vaccines जो आते हैं इन्हें हम बोलते हैं live attenuated. और इसमें फर्स्ट कि जो वैक्सीन्स आते हैं इसमें एक तो होल ऑर्गेनिज्म एज अ वैक्सीन करके यूज कर सकते हैं हम. तो होल ऑर्गेनिज्म एज अ वैक्सीन्स हम बोलते हैं. और प्यूरिफाइड मैक्रोमोलेक्यूल एज अ वैक्सीन हम बोलते हैं. तो प्यूरिफाइड मैक्रोमोलेक्यूल. So whole organism as a vaccines and purified macromolecule as a vaccine. तो purified macromolecule में हम जैसे सब यूनिट, देन कॉन्जुगेट कि जो वैक्सीन है वो लेते हैं कि जिसमें प्यूरिफाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को जो बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर होते हैं, जो एंटीजन नेचर के होते हैं, एंड उनको हम यूज करते हैं. एंड होल ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वैक्सीन करके. Now question is that what is difference between whole organism, whole organism vaccine and purified macromolecule as a vaccine, उसमें difference क्या है? So whole organism and purified macromolecule as a vaccine, इसमें difference क्या है? तो whole organism में हम दो टाइप के वैक्सीन को डिस्कस करेंगे. One is live attenuated and second vaccine is the killed organism as a vaccine. So live attenuated and killed organism as a vaccine. तो ये दो टाइप के वैक्सीन है जो हमें डिस्कस करने. ओके. सो यहां तक समझ में आपको? यस. सो हम वैक्सीन्स डिस्कस करें. एंड वैक्सीन्स में होल ऑर्गेनिज्म एंड द प्यूरिफाइड मैक्रोमोलेक्यूल एज वैक्सीन. नाउ फर्स्ट लाइव अटेन्युएटेड वायरसेस. सो लाइव attenuated virus and bacteria as a vaccine. कि जो लाइव अटेन्युएटेड वायरस एंड बैक्टीरिया है इसको हम वैक्सीन करके कैसे यूज कर सकते हैं. सो live attenuated virus and bacteria as a vaccine. Now attenuated means कि हम उसको लाइव रखते हैं बट लाइव में वो उसकी पैथोजेनिसिटी लूज करते हैं. सो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूज देयर पैथोजेनिसिटी. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लूज देयर पैथोजेनिसिटी, कि वो पैथोजेनिसिटी उसकी लूज होती है बट रिटेन देयर
antigenicity, so but retain their antigenicity. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीजेनिसिटी रिक्वायर्ड है. सो एंटीजेनिसिटी को हम वैसे ही रखते, उसको मेंटेन करते, बट इट शुड लूज देयर पैथोजेनिसिटी. कि पैथोजेनिसिटी मींस इन्फेक्शन करने की जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको लूज करना. सो दैट इज कॉल्ड एज लूज देयर पैथोजेनिसिटी. सो दैट इज कॉल्ड एज अटेन्युएटेड वैक्सीन. सो अटेन्युएटेड वैक्सीन में फॉर एग्जाम्पल आपको हम एग्जाम्पल्स लेके देखते, एग्जाम्पल जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा. तो सपोज एक स्ट्रेन है जो हम अटेन्युएटेड यूज कर रहे हैं. सपोज दिस इज माइकोबैक्टीरियम बोविस. इसे एम बोविस की स्ट्रेन बोलते हैं, कि जो माइकोबैक्टीरियम बोविस की स्ट्रेन है. एंड ये जो माइकोबैक्टीरियम बोविस की जो स्ट्रेन है, दिस स्ट्रेन, दिस इज द सपोज पैथोजेनिक स्ट्रेन. तो ये जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है, इट कैन कॉज द डिसीज, कि ये डिसीज कॉज कर सकती है, उसमें डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है. नाउ किया क्या जाता है कि उस पैथोजेनिक स्ट्रेन्स को एडवर्स कंडीशंस में ग्रो किया जाता है. सो ग्रो इन हाई बाइल कॉन्सेंट्रेशन. सो इंक्रीजिंग बाइल कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो किया जाता है. सो इंक्रीजिंग बाइल कॉन्सेंट्रेशन. So this is called as growing in adverse condition. So adverse culture condition, कि adverse culture conditions में इनको grow किया जाता है long time के लिए. जैसे ही adverse culture conditions में इनको grow किया जाता है long times के लिए, तो होता ये कि कुछ टाइम बाद अराउंड 13 years तक इनको ग्रो किया गया एडवर्स कल्चर कंडीशन के हाई बाइल कॉन्सेंट्रेशन में. तो 13 years के बाद ऐसा दिखाई दिया कि दिस स्ट्रेन नाउ बिकम्स द, दे लूजेस इट्स पैथोजेनिसिटी. सो ये स्ट्रेन की पैथोजेनिसिटी लूज हो गई. सो नाउ दिस इज माइकोबैक्टीरियम बोविस की जो नॉन पैथोजेनिक नेचर की होती है. नाउ नॉन पैथोजेनिक नेचर की होती है. सो दिस स्ट्रेन इज द कॉल्ड एज लाइव अटेन्युएटेड. इस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, लाइव अटेन्युएटेड. तो लाइव अटेन्युएटेड मीन्स वो लाइव है, एंड वो अटेन्युएटेड मीन्स उसकी पैथोजेनिसिटी लूज हो गई है. सो दिस इज कॉल्ड एज लाइव अटेन्युएटेड. तो एडवर्स कल्चर कंडीशंस में उन स्ट्रेन्स को ग्रो करो, इतने टाइम तक ग्रो करो कि वो अपनी पैथोजेनिसिटी लूज करे, छोड़ दे, वो जो डिसीज कॉजिंग एबिलिटी वो छोड़ दे. तो उन स्ट्रेन्स को हम आगे जाके एज अ वैक्सीन करके यूज कर सकते हैं. सो यूज्ड एज द वैक्सीन. तो ये जो स्ट्रेन्स है इनको हम वैक्सीन करके यूज कर सकते हैं. नाउ ये जो वैक्सीन है अटेन्युएटेड वैक्सीन, ये वैक्सीन की जो कंटिन्यूअसली इनके जो एप्लीकेशन है, इसे हम बोलते हैं अटेन्युएटेड वैक्सीन. एंड अटेन्युएटेड वैक्सीन के जो फंक्शंस है, फंक्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो फंक्शंस में एक तो मेजर होता है कि स्ट्रांगली वो सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं. सो स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स. सो दे एक्टिवेट बोथ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स स्ट्रांगली, कि स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, कि दोनों भी रिस्पॉन्स स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं. सेकेंड, अटेन्युएटेड जो स्ट्रेन्स होते हैं, ये स्ट्रेन्स रिक्वायर सिंगल बूस्टर, कि सिंगल बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि
वो खुद ही मल्टीप्लाई होते हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी में। तो अगर वो खुद ही मल्टीप्लाई होंगे तो उनको बार बार वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं होती। देन थर्ड, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ये हाई प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज का और मेमोरी सेल्स का भी एक्टिवेशन होता है, एंड लॉन्ग टाइम तक बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो लॉन्ग टाइम तक एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स को लॉन्ग टाइम तक एक्टिवेट रखते हैं। मींस सिंगल बूस्टर से भी हम प्रोटेक्टेड रहते हैं अटेन्युएटेड वैक्सीन से। सो दैट इज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द अटेन्युएटेड वैक्सीन। एंड बेनिफिट्स के तरह ही इनके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस है, एंड ये जो डिसएडवांटेजेस है, सो अटेन्युएटेड वैक्सीन के मेजर डिसएडवांटेजेस, एंड ये डिसएडवांटेजेस की वजह से हम इनको ज्यादा यूज नहीं करते और फॉरेन कंट्रीज में इनको यूज नहीं किया जाता। जैसे यूएस में अटेन्युएटेड वैक्सीन नहीं यूज किए जाते क्योंकि डिसएडवांटेजेस मोर हार्मफुल है। जैसे डिसएडवांटेजेस में मेजर दैट इज दे आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, मींस दे कैन रिवर्ट इनटू पैथोजेनिक स्ट्रेन। तो पैथोजेनिक स्ट्रेन में रिवर्ट हो सकते, तो इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन कैन कन्वर्ट इनटू द पैथोजेनिक स्ट्रेन। एंड इसलिए होता यह है कि अगर अटेन्युएटेड वायरसेस को हम लेते हैं एंड सपोज वही वायरसेस की जो पैथोजेनिक है तो वही डिसीज कॉज कर सकते हैं। सो इसलिए अटेन्युएटेड वैक्सीन के मेजरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट ये है कि सिंगल बूस्टर रिक्वायर्ड होता है, लाइव वायरस है तो लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस किया जाता है, स्ट्रॉन्ग सेल मेडिटेड एज वेल एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है। तो ये भी मेजर बेनिफिट है अटेन्युएटेड वायरस का, एंड खुद ही मल्टीप्लाई होता है बॉडी में, एंड इसीलिए क्योंकि लाइव फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स। नाउ लाइव वायरस के जो एग्जाम्पल्स है, सो एग्जाम्पल्स कौन से वैक्सीन है जो अटेन्युएटेड वैक्सीन हम लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स, नाउ एग्जाम्पल्स में एक तो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज measles, then mumps, then पोलियो, जिसमें सैबिन साइंटिस्ट ने जो प्रिपेयर किया था सैबिन वैक्सीन, इसे हम ओपीवी बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। देन रोटा वायरस, देन रूबेला, देन ट्यूबरक्लोसिस कि जो बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी मींस बैसिलस कैलमेटेगुरिन कि जिसमें एम बोविस की स्ट्रेन होती है, बीसीजी वैक्सीन है। देन वेरिसेल्ला एज वेल एज येलो फीवर। So these are the different examples of the attenuated vaccines. So यहां तक समझ में आया? So these are the example. तो examples को याद रखना कि कौन से वायरसेस अटेन्युएटेड है कि जिनको यूज किया जाता है। तो जिसमें आप सिर्फ इतना ही देखोगे कि मोस्टली अटेन्युएटेड वायरस को हम रिपीटेड बूस्टर्स में ऐड नहीं करते, बट एक एग्जांपल है कि जैसे पोलियो वैक्सीन, कि पोलियो वैक्सीन को हम बार बार देते हैं। जैसे आप देखते हो टीवी के ऊपर ऐड आती रहती है 6 महीने बाद कि अमिताभ बच्चन आते और 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं। सो हर 6 मंथ के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद पोलियो का ओपीवी का वैक्सीनेशन होता है। तो ओपीवी में ही एक्सेप्शन है कि उसको हम बार बार लेते या
उसको मल्टीपल बूस्टर्स में दिया जाता है? इट इज ड्यू टू बिकॉज पोलियो वायरस में 3 स्ट्रेन्स होते जो लिए जाते एंड वो 3 स्ट्रेन्स इंटेस्टाइन में कोलोनाइज करते। प्रॉब्लम ये होता है कि ये तीनों भी स्ट्रेन एक दूसरे के रेप्लिकेशंस में इंटरफेयर करते एंड इसलिए फर्स्ट बूस्टर में जब उनको लिया जाता है तो जल्दी से बॉडी से इलिमिनेट हो जाते ड्यू टू इंटरफेयरिंग इन द रेप्लिकेशन एंड देयरफॉर हम पोलियो के ही बूस्टर डोसेस लेते हैं। बाकी कोई भी अटेन्युएटेड वैक्सीन आप देखना कि उसके हम बूस्टर डोसेस सिंगल बूस्टर ही रिक्वायर्ड होता है कि जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक इम्यून सिस्टम प्रोटेक्टेड रहती है। ये समझ में आया? देन second is the killed vaccines. So killed vaccines. Now in the killed vaccines here तो यहाँ पे किलिंग किया जाता है। सो इनएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इनएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसका इनएक्टिवेशन और किलिंग किया जाता है एंड उसके बाद उसको एज ए वैक्सीन करके यूज किया जाता है। नाउ यहाँ पे देखिए कि इनएक्टिवेशन ऑफ किलिंग ये जो किया जाता है दिस इज बाय आइदर, एक तो फर्स्ट होता है केमिकली उसको इनएक्टिवेशन किया जाए, जैसे हम फिक्सेटिव जैसे फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड से हम किल कर सकते हैं। और इरेडिकेशन तो रेडिएशंस यूज कर सकते हैं, गैमा रेज से किल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हीट से किल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम मोस्टली जो केमिकल और गैमा रेडिएशंस को हम यूज करते हैं। हीट किल्ड हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हीट किल करने के बाद वायरस के और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं, एंटीजेंस जो होते हैं, उनको अफेक्ट होता है, वो अल्टर हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एंड ड्यू टू द रीजन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड इसलिए हमें किल भी करना है एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन भी करना है। सो दिस इज द मेजर रोल कि यहाँ पे मेजर रोल होता है कि किल्ड वैक्सीन हो तो आप अगर उसको किल कर रहे हो तो किल करने के बाद आप उसको कंटिन्यूसली मेंटेन रखो कि आप उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखो। सो दिस इज द केमिकल एंड फॉर्मेल्डिहाइड किलिंग। नाउ एक एग्जांपल, जैसे एक वायरस तो suppose polio virus and this is the pathogenic strain। तो इस वायरस को साल्क साइंटिस्ट ने किल किया। सो किलिंग बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करके उसको किल किया गया। नाउ जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूज किया गया, नाउ हियर देयर इज द किल्ड पोलियो वायरस एंड ये जो किल्ड वायरस है दिस इज यूज्ड एज द वैक्सीन। तो इसको वैक्सीन करके यूज किया जाता है। So this is used as the vaccine.
तो आनंद, रूबेला ये अटेंडुएटेड वैक्सीन में आता है। देन नेक्स्ट, सो दिस इज यूज एज द वैक्सीन। तो साल्क जो पोलियो वैक्सीन है, तो साल्क पोलियो वैक्सीन, दिस इज द हीट किल्ड वैक्सीन, कि ये हीट किल्ड वैक्सीन में आता है। तो साल्क पोलियो वैक्सीन ये हीट किल्ड वैक्सीन है। नाउ जो हीट किल्ड वैक्सीन है उनके जो फंक्शंस है, तो फंक्शंस ऑफ हीट किल्ड वैक्सीन, तो फंक्शंस में एक तो फर्स्ट फंक्शन जो आता है दैट इज फर्स्ट फंक्शन कि दिस इज इंड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है एंड वीक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को स्ट्रांगली एक्टिवेट करते, बट वीक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज ये किल्ड है। नॉर्मली हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स लाइव वायरस या बैक्टीरिया के लिए सबसे स्ट्रांगली होता है, जिसमें सेल मेडिएटेड भी अच्छे से होता है एंड ह्यूमरल भी अच्छे से होता है। बट अगर किल्ड है तो किल्ड इनको रिस्पॉन्स सेल मेडिएटेड जो होता है वो लेस किया जाता है। देन सेकेंड, हियर दे आर द लेस इफेक्टिव और दे रिक्वायर्ड और मोर स्टेबल। मेजरली फंक्शन जो है वो मोर स्टेबल, तो दे आर मोर स्टेबल वैक्सीन, कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेजरली जो रोल होता है कि ये रिवर्ट नहीं हो सकते, सो दे डज नॉट रिवर्ट। क्योंकि रिवर्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, ये किल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए ये रिवर्ट नहीं हो सकते। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ स्वाति, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड कि जो यूज किया गया था पोलियो वैक्सीन में। नाउ सेकेंड, कि यहां पे ये रिवर्ट नहीं हो सकते एंड मेजरली दे रिक्वायर्ड मल्टीपल बूस्टर्स। So they require the multiple booster doses. Okay, so they require the multiple boosters. स्वाति, साल्क पोलियो हीट किल्ड कैसे होगा? हीट किल्ड नहीं होगा, ये केमिकली किल्ड किया गया है। तो कोई भी एक ही एजेंट यूज किया जाएगा, आइदर हीट और आइदर केमिकल और इरेडिकेशन। तो वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड मोस्टली यूज किया जाता है किलिंग के लिए। ओके, देन दे रिक्वायर्ड द बूस्टर डोसेस एंड मल्टीपल बूस्टर्स इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है। हमारे बॉडी में किल्ड वायरसेस या बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता, हमारे बॉडी से वो जल्दी से इलिमिनेट होती है एंड इसलिए लॉन्ग टाइम तक अगर हमारे बॉडी को एक्टिवेट रखना है तो दे रिक्वायर द मल्टीपल बूस्टर्स, कि हमें किल्ड वैक्सीन के मल्टीपल बूस्टर्स नेसेसरी होते हैं। देन जो एग्जाम्पल्स है, so examples for the killed vaccines, इनमें एग्जाम्पल्स में आते हैं तो इनएक्टिवेटेड और किल्ड में कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, देन सो कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, देन प्लेग, पोलियो जिसमें साल्क वैक्सीन,
एंड रैबिज। तो ये स्टेबल होते हैं, सेफ वैक्सीन करके देखे जाते हैं, एंड इसलिए मोस्टली जैसे हम यूएस में भी देखें तो मोस्टली जो किल्ड वैक्सीन जो है वो यूज किए जाते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल्स। यहां तक समझ में आया? सो दीज आर कॉल्ड एज द किल्ड वैक्सीन, कि ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन जो हमने डिस्कस किए। देन प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल एज ए वैक्सीन। तो ये होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन को हमने डिस्कस किया, एंड होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में एक तो लाइव अटेन्यूएटेड एक आते, एंड सेकेंड इज द किल्ड वैक्सीन। देन नेक्स्ट प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल as a vaccine. So purified macromolecule as a vaccine. Now जो purified macromolecule है, इनमें कौन से वैक्सीन आते हैं? सो प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल एज ए वैक्सीन, इसमें एक तो फर्स्ट होता है बैक्टीरियल प्यूरिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, की बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स को हम यूज कर सकते हैं। सो बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। तो बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, एंड ये जो बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स है इनको हम इसलिए यूज करते हैं हियर हम तो ओपी भी यूज करते हैं स्वाति, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन में हम सैबिन को यूज करते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में आता है वो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन सैबिन, जो शुगर क्यूब में दिया जाता है 2 ड्रॉप्स में, ओरल पोलियो वैक्सीन। देन सेकेंड जो बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, अभी इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनमें पॉलीसेकेराइड होता है, कैप्सूल होता है, एंड ये रेजिस्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस को। सो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होते हैं इनमें फैगोसाइटिक, एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल हैविंग एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी। एंड इसलिए ये जो एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है इसको इलिमिनेट करने के लिए यहां पे हम क्या करते हैं, उन कैप्सूल्स को कोट करते विद द एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। सो वी कोट कैप्सूल थ्रू एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। सो होता यह है कि सम बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरियाज है तो इनमें कैप्सूल होता है, एंड ये जो कैप्सूल है, सो सपोज दिस इज द आउटसाइड कैप्सूल, so suppose this is the streptococcus pneumoniae, एंड ये जो बैक्टीरिया है इसमें प्रेजेंट है कैप्सूल, एंड दिस कैप्सूल इज द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। एंड ये जो कैप्सूल होता है कि इन बैक्टीरियाज को फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो देयर इज द नो रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स बाय द फैगोसाइट्स। तो जो भी मैक्रोफाजेस होते हैं, ये मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स है, दे अनेबल टू फैगोसाइट, और उनको फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते, एंड इसलिए होता यह है कि ये
बचे रहते हैं इम्यून सिस्टम से कि फैगोसाइटोसिस नहीं होगा, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनमें रेजिस्टेंस होगा इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। एंड इसलिए ऐसे बैक्टीरियाज को अगर हमें किल करना है, जैसे नेसरिया मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, तो इनको किल करने के लिए क्या किया जाए? तो इसीलिए जब तक इन बैक्टीरियाज के ऊपर कैप्सूल होगा तब तक उसको हम फैगोसाइट्स नहीं कर सकते या फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। एंड इसलिए यहाँ पे इनको किल करने के लिए एक प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल यूज किया जाता है कि जो कैप्सूल के जैसा होता है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेज होते हैं। सो यहाँ पे होता यह है कि फिर हियर देयर इज द कोटिंग ऑफ कैप्सूल विद द एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो यहाँ पे कोट किया जाता है, तो कोटिंग कैप्सूल विथ एंटीबॉडी, के एंटीबॉडी से कोट करते हैं, और C3b प्रोटीन जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उससे कोट करते। एंड देयरफॉर जैसे हम कोट करते, तो कोट करने के बाद नाउ सपोज दिस इज द कैप्सूल, एंड इस कैप्सूल को अगर कोट किया जाए तो सपोज this is the capsule and capsule this is coated with the antibody। इसको एंटीबॉडी से कोट किया जाए और C3b प्रोटीन से कोट किया जाए। तो C3b प्रोटीन से कोट किया जाए, तो कोटिंग कैप्सूल विद द एंटीबॉडी और C3b प्रोटीन। तो C3b प्रोटीन से अगर कोट किया जाए तो इसको इजीली फैगोसाइटोसिस किया जाता है। तो अभी फैगोसाइटोसिस पॉसिबल, तो उसको मैक्रोफाजेस न्यूट्रोफिल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द ऑप्सोनाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। कि ऑप्सोनाइजेशन में इंड्यूस किया जाता है फैगोसाइटोसिस आउटसाइड से। जब आउटसाइड से फैगोसाइटोसिस इंड्यूस हो तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्सोनाइजेशन। तो ये एंटीबॉडीज हो, जैसे IgG एंटीबॉडी है या जैसे C3b प्रोटीन हो, दे आर एक्टिंग एज द ऑप्सोनिन्स, कि ये ऑप्सोनिन्स का काम करते हैं एंड उनकी वजह से फैगोसाइटोसिस इजीली अचीव किया जाता है। एंड इसीलिए ये प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। सो ऐसे प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स को हम ले सकते हैं कि जिससे उनमें फैगोसाइटोसिस अचीव की जाए। एंड इसमें जो एग्जाम्पल्स है, तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, then Neisseria meningitis, then Haemophilus influenzae। तो these are the organism कि जिनमें ये फैगोसाइटोसिस रेजिस्टेंस होता है, तो उनके अगेंस्ट हम प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। एंड इसमें जो लिमिटेशंस होते, तो लिमिटेशंस ऑफ दिस वैक्सीन, तो इस वैक्सीन के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मींस कि अनेबिलिटी होती है कि दे कैनॉट एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल। सो नो टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेशन, कि टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन नहीं हो पाता क्योंकि टी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है तो टी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते। सो टी इंडिपेंडेंट मैनर में बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे एंड एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। सो देयर इज
एक्टिवेट बी सेल इन टी इंडिपेंडेंट मैनर। तो टी इंडिपेंडेंट मैनर में बी सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। तो दीज आर द लिमिटेशंस। तो आप ये लिमिटेशंस याद रखना, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज द लिमिटेशन। यहां तक समझ में आया? तो दिस इज द प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल। देन नेक्स्ट दैट इज द टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स एज अ वैक्सीन, कि टॉक्सॉइड्स को हम एज अ वैक्सीन की तरह यूज करते। नाउ देखिए ये टॉक्सॉइड्स जो होते, ये टॉक्सॉइड्स कैसे काम करते। सो टॉक्सॉइड्स एज अ वैक्सीन। So toxoids, they are manufactured from. So toxoids are manufactured from toxins. कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं, उसे हम एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं। तो सम बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया they secrete toxins. So they secrete एक्सोटॉक्सिन्स, कि ये एक्सोटॉक्सिन्स को सीक्रेट करते हैं। एंड ये जो एक्सोटॉक्सिन्स है, दे प्ले मेजर रोल इन द, दे शो द टॉक्सिसिटी, कि ये अगर एक्सोटॉक्सिन्स बॉडी में एंटर होते, सो दे शो द टॉक्सिसिटी। कि सपोज ये अगर टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर होते, सो दे शो द टॉक्सिसिटी। तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी शो करते। तो टॉक्सिसिटी में जैसे कोलेरा डिसीज हो सकता है, या जैसे डिप्थेरिया टॉक्सिन से, और टिटेनस हो सकता है। सो दिस आर द डिफरेंट टॉक्सिन्स, तो जिसके वजह से टॉक्सिसिटी शो होती है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है और डिसीज कॉज होता है, इट इज ड्यू टू द टॉक्सिन्स। तो इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हम वैक्सीन कैसे ले सकते हैं, एंड इसलिए यहाँ पे हम टॉक्सॉइड वैक्सीन लेते हैं। देवेश, लिमिटेशंस जो होते हैं, लिमिटेशंस में एक तो पॉलीसेकेराइड होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, वो टी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। टी इंडिपेंडेंट मतलब डायरेक्ट बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, एंड बी सेल्स डायरेक्टली प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं। तो वहां पे टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होता, तो बाकी नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। जैसे वहां पे मेमोरी सेल फॉर्मेशन नहीं होता, क्लास स्विचिंग नहीं होता, टी हेल्पर सेल से साइटोकाइंस रिलीज किए नहीं जाते। तो ये डायरेक्टली बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है टी इंडिपेंडेंट मैनर में, एंड इसे हम बोलते हैं टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस। एंड इसीलिए यहाँ पे मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता अगर हम बैक्टीरियल प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल लेते हो तो। देन सेकेंड देयर इज द, तो इसलिए हम टॉक्सिन्स को लेते हैं कि टॉक्सिन्स दे शो द टॉक्सिसिटी, कि ये टॉक्सिसिटी शो करते हैं, एंड इसलिए इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करने के लिए हम टॉक्सॉइड्स लेते हैं। नाउ टॉक्सॉइड्स जो होते हैं, अब ये टॉक्सॉइड्स कैसे बनाए जाते हैं। सो टॉक्सॉइड्स प्रिपरेशन। तो नाउ जो टॉक्सॉइड प्रिपरेशन है, इसमें फर्स्ट तो वी टेक द टॉक्सिन्स। तो मोस्टली जो टॉक्सिन्स होते हैं, अभी यहाँ पे जो एक्सोटॉक्सिन्स है, दिस आर कॉल्ड एज ए बी टाइप टॉक्सिन्स। तो इसे ए बी टाइप टॉक्सिन्स बोलते हैं। एंड ए बी टाइप मतलब कि इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बी सब यूनिट एंड एक ए सब यूनिट। तो ये ए बी टाइप टॉक्सिन्स है।
एंड ये जो बी सब यूनिट एंड ए सब यूनिट है, ये दो सब यूनिट है। बी सब यूनिट ये रिसेप्टर बाइंडिंग में काम करता है, सो दिस इज रिक्वायर्ड इन द रिसेप्टर बाइंडिंग। एंड ए सब यूनिट इट प्ले मेजर रोल, इट शो द टॉक्सिसिटी, so this is actual toxin, so toxin show toxicity। तो ये दो टाइप के सब यूनिट्स होते ए एंड बी। तो ए बी सब यूनिट जो रिसेप्टर बाइंडिंग में काम करता है, एंड ए सब यूनिट जो टॉक्सिन है, सो इसे ए बी टाइप टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो एक जो टॉक्सिन जो होते हैं मोस्टली इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, ए एंड बी सब यूनिट। तो टॉक्सॉइड्स का प्रिपरेशन करने में हम एक्चुअल टॉक्सिन्स को ही लेते हैं। सो सपोज दिस इज द बी सब यूनिट and this is the A subunit. Now B subunit which is required for the receptor binding, and A subunit which is the toxin. Okay, now this is the toxin, and ये toxin की जो एक्टिव फॉर्म है टॉक्सिन का, कि जो टॉक्सिसिटी शो करता है, इसे एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, जो बैक्टीरिया से रिलीज किया जाता है। दिस इज द सिक्रेटेड प्रोटीन। एंड ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इनको हम ट्रीट करते हैं विद द केमिकल, सो केमिकल ट्रीटमेंट, एंड इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट की जाती है, तो हियर देयर इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द टॉक्सिन्स, कि जो भी बी पार्ट है एंड ए पार्ट है, करेक्ट। सो बी एंड ए पार्ट ये दोनों भी प्रेजेंट है, बट दिस बी एंड ए पार्ट दे बाइंड कोवेलेंटली, सो ये अटैच हो जाते टाइटली, तो टाइट एसोसिएशन। नाउ ड्यू टू द केमिकल ट्रीटमेंट जैसे टाइट एसोसिएशन होता है, तो टाइट एसोसिएशन होने के बाद नाउ होता ही है कि ये टॉक्सिन की जो एक्टिव पार्ट है ये एक्टिव स्टेट में चले होते हैं, और एक एक्टिव स्टेट में होते हैं टॉक्सिन। ये टॉक्सिन ड्यू टू केमिकल ट्रीटमेंट इट कन्वर्ट इनटू द टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड मींस दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में चले गए। तो इनएक्टिव फॉर्म बट स्ट्रक्चर मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होगा, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। सो टॉक्सिन्स मींस एक्टिव फॉर्म होता है, एंड टॉक्सॉइड्स मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन। एंड ये जो इनएक्टिव फॉर्म है वो कभी भी पैथोजेनेसिस शो नहीं करता, उसके अगेंस्ट कभी भी डिसीज कॉज नहीं होता। एंड देयरफॉर होता ही है कि इस इनएक्टिव फॉर्म को, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, इट्स यूज एज द वैक्सीन। तो इसको हम एज अ वैक्सीन करके यूज करते हैं। तो वैक्सीन करके यूज करने के लिए हमें उस टॉक्सिन को टॉक्सॉइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, कि जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है। सो टॉक्सॉइड्स वैक्सीन्स they are in simple terms inactive form of toxin, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है। एंड नाउ ये जो टॉक्सॉइड्स है इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में, सो एग्जांपल इज डीपीटी वैक्सीन। एंड डीपीटी वैक्सीन में यहां पे डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। तो डीपीटी में डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस के जो वैक्सीन आते हैं। तो डी, पी एंड टी, तो ये तीनों के अगेंस्ट हम कॉमन वैक्सीन लेते हैं, इसे डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, कि जो टॉक्सॉइड से
सो दिस इज द टॉक्सॉइड्स एज अ वैक्सीन। देन यहां तक समझ में आपको, यहां तक कोई डाउट? सो ये टॉक्सॉइड्स वैक्सीन को याद रखना क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स जो होते हैं उसे हम टॉक्सॉइड बोलते हैं, एंड ये टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, एंड ये वैक्सीन के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। देन so these are the inactivated exotoxins, these are called as toxoids. Now next, that is subunit vaccines. So subunit vaccines के examples, एंड सबयूनिट वैक्सीन में एक तो फर्स्ट एग्जांपल दैट इज हेपेटाइटिस बी, देन पर्ट्यूसिस, देन स्ट्रेप्टोकोकल pneumonia. So these are the examples of the subunit vaccines, and subunit vaccines यहाँ पे भी there is the inactivated exotoxin. Inactivated exotoxins they are, कि इनको लिया जाता है। And conjugate vaccine, examples. So conjugate vaccines examples. Now जो conjugate vaccines है, conjugate vaccines में here there is the example जो लिया जाता है that is Haemophilus influenzae, टाइप बी, Haemophilus influenzae टाइप बी को लिया जाता है, एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। सो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया ये दोनों को लिया जाता है। ये कॉन्जुगेट मींस कि यहाँ पे कॉन्जुगेट किया जाता है एंटीजन के साथ कोई तो एक कैरियर प्रोटीन की जो एंटीजेनिक हो उसको कॉन्जुगेट किया जाता है, इसे हम कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं। So these are the different types of the purified macromolecules as a vaccine. And then इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एज अ वैक्सीन। तो ये मेजर हमने देखे कि जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन हमने देखे, एंड प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल वैक्सीन में हमने टॉक्सॉइड देखा, एज वेल एज बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स का देखा, सब यूनिट एंड कॉन्जुगेट के एग्जांपल देखे। एंड देन उसके बाद दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो ये अदर वैक्सीन है कि जो अंडर ट्रायल से, इसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एंड हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड द डीएनए वैक्सीन कि जो अंडर ट्रायल है अभी, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। नाउ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में क्या किया जाता है, यहाँ पे एंटीजन के जीन को लिया जाता है, एंड एंटीजन के जीन को हम एटेन्यूएटेड वायरस में इंजेक्ट करते हैं। तो एंटीजन जीन कि जो एनकोड करता है, एनकोड एंटीजेनिक प्रोटीन। सो ये जो जीन है इट एनकोड एंटीजेनिक प्रोटीन। तो इस जीन को लिया जाता है एंड दिस इज इंसर्टेड इन द attenuated virus.
So inserted into attenuated वायरस और बैक्टीरिया, कि उसको अटेन्यूएटेड वायरस और बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है। सो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स में हम देखते हैं कि कोई भी एंटीजन का जीन, एंड दिस इज फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये जीन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से लेना है एंड उसको इंजेक्ट करना है इनटू द attenuated virus or bacteria. So that is called as the recombinant vector vaccine. So for example, in simple terms अगर हम डिस्कस करें तो सपोज कि कोई एक पैथोजन है, सपोज दिस इज द पैथोजन, एंड इस पैथोजन के ऊपर सपोज एक मेजर एंटीजन है कि जो एक्सप्रेस होता है, तो ये एंटीजन है, ये एक्सप्रेस होता है। ओके, सो दिस इज द एंटीजन जो पैथोजन के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है। नाउ ये जो एंटीजन सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, इसका तो एक जीन होगा कि जो पैथोजन के जीनोम में प्रेजेंट होगा। तो इस पैथोजन में जो जीनोम होगा, इसमें ये जीन होगा, उस जीन से ये जीन, सो दिस इज द एंटीजन जीन कि जो प्रेजेंट है पैथोजन में, एंड ये जीन एक्सप्रेस होने के बाद वो एंटीजन आउटसाइड एक्सप्रेस हो रहा होगा। तो यहां पे क्या किया जाता है, फर्स्ट देयर इज आइसोलेशन ऑफ जीन, तो आइसोलेशन ऑफ एंटीजन जीन, कि हम उस एंटीजन के जीन को आइसोलेट करते हैं। सो सपोज दिस इज द एंटीजन जीन, तो ये एंटीजन का जीन है, इसको हमने आइसोलेट किया। अभी जैसे ही हम एंटीजन के जीन को आइसोलेट करते हैं, जीन को आइसोलेट करने के बाद उस जीन को हमने इंसर्ट कर दिया इनटू द attenuated virus. So suppose this gene inserted in attenuated bacteria or virus. Suppose this is attenuated bacteria and उसके ऊपर कुछ अपने भी प्रोटीन्स होंगे कि जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि वो attenuated बैक्टीरिया है। तो सपोज attenuated बैक्टीरिया और वायरस, एंड इसका जो जीनोम है, उस जीनोम में हमने सपोज इसका जो जीनोम है, इस जीनोम में हमने इस एंटीजन के जीन को इंसर्ट किया। तो दिस इज द एंटीजन जीन इंसर्टेड, एंटीजन के जीन को हमने इंसर्ट किया। नाउ जैसे ही एंटीजन के जीन को हम इंसर्ट करते, इंसर्ट करने के बाद, सो एंटीजन के जीन को हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद नाउ ये जो अटेन्युएटेड वायरस और बैक्टीरिया है, इट एक्सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन जीन, ये एंटीजन जीन को एक्सप्रेस करेगा। सो अटेन्युएटेड वायरस एंड बैक्टीरिया क्या करेगा, उस जीन को एक्सप्रेस कर देगा। सो सी नाउ दिस इज अटेन्युएटेड वायरस और बैक्टीरिया, उसमें हमने वो जीन इंसर्ट किया। ओके, सो नाउ इसके भी कुछ प्रोटीन्स तो पहले से एक्सप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनके जीन उसके ऊपर ही प्रेजेंट है जीनोम में, बट इसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने सरफेस के ऊपर उस जीन को भी इंसर्ट किया कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का था। तो वो प्रोटीन अभी इस वायरस के ऊपर भी एक्सप्रेस होगा। तो दिस इज द एंटीजन जीन। तो एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि एंटीजन का जीन हमने इस अटेन्युएटेड वायरस में इंसर्ट किया था, कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर के अंदर इंसर्ट हुआ, एंड इसलिए यहाँ पे ये जीन एक्सप्रेस हुआ, एंड ये जीन एक्सप्रेस होने के बाद इस अटेन्युएटेड वायरस के ऊपर वो एक्सप्रेस हो रहा है। नाउ
ये जो अटेन्युएटेड बैक्टीरिया है और वायरस है, दिस इज इंजेक्टेड एज अ वैक्सीन। तो हम इसको एज अ वैक्सीन करके इंजेक्ट करते हैं। तो अभी देखो कि अगर इसको हम एज अ वैक्सीन करके इंजेक्ट करेंगे तो अटेन्युएटेड वायरस और बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स आएगा, प्लस उसके साथ साथ ही जो भी पैथोजेनिक एंटीजन का जीन है उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स आएगा। सो इम्यून रिस्पॉन्स दोनों भी तरफ से एक्टिवेट होगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। एंड सेकेंड बेनिफिट कि हमने यहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे रिवर्जन के या पैथोजेनेसिस के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली जीन लिया है, तो इसलिए यहाँ पे डिसीज होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। तो वैक्सीन की इसके जो फंक्शंस है वैक्सीन के, तो फंक्शंस में एक तो मेजर फंक्शन आता है स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ये एक आता है। देन सेकेंड देयर इज द लॉन्ग टाइम तक रिस्पॉन्स होगा, मीन्स एक्टिवेशन कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि लाइव अटेन्युएटेड वायरस है, तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रिस्पॉन्स होगा। बट यहाँ पे भी रिवर्जन पॉसिबल है कि क्योंकि अटेन्युएटेड वायरस हम यूज करें, तो अटेन्युएटेड वायरस खुद ही रिवर्ट बैक हो गया तो वो खुद इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। एंड so this is the recombinant vector vaccine। यहां तक समझ में आपको? यस। देन नेक्स्ट इज द डीएनए वैक्सीन्स। तो डीएनए वैक्सीन्स, नाउ जो डीएनए वैक्सीन्स है, डीएनए वैक्सीन्स में एक तो फर्स्ट कि यहाँ पे एंटीजन का जीन है, हम डायरेक्टली रेसिपिएंट के मसल सेल्स में इंसर्ट कराते। सो हियर डीएनए वैक्सीन्स में प्लाज्मिड डीएनए कि जो एनकोड करता है एनकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन, it is inserted directly, so inserted directly into or so encoding protein or encoding antigenic protein, this is inserted directly into the recipient muscles। so into recipient muscle, रेसिपिएंट के मसल्स में डायरेक्टली इंसर्ट कराते हैं। एंड नाउ यहाँ पे जैसे ही रिसर्च जो भी इंसर्शन किया जाता है, तो नाउ अभी होगा क्या कि रेसिपिएंट के मसल्स में ही वो एंटीजन का जीन एक्सप्रेस होगा। मीन्स नाउ हम डायरेक्टली एंटीजेनिक प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करा रहे हैं रेसिपिएंट के बॉडी में। सो हियर मसल सेल्स दे टेक अप डीएनए एंड एक्सप्रेस प्रोटीन। सो muscle cell take up DNA
and encoded antigen is expressed. तो एनकोडेड एंटीजन जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा. तो मसल सेल्स में दिस एंटीजन विल बी एक्सप्रेस, कि ये एंटीजन एक्सप्रेस किया जाएगा. नाउ जैसे वो एंटीजन एक्सप्रेस होगा तो एंटीजन एक्सप्रेस होने के बाद देयर इज द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन. तो इसके जो फंक्शंस है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड, कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होता है और स्ट्रांगली इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, उसमें सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल बोथ इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड. सो सेल मेडिएटेड भी होता है एंड ह्यूमरल, एज वेल एज देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ, कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, एज वेल एज देयर इज द मेमोरी सेल फॉर्मेशन. तो मेमोरी सेल का फॉर्मेशन भी स्ट्रांगली किया जाता है. तो सारे जो भी वैक्सीन है जिनमें अटेन्यूएटेड वैक्सीन में मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन होता है, किल्ड वैक्सीन में भी मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड एडवांटेजेस कि प्रोटीन रेसिपिएंट में ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो वहां पे ही स्ट्रांगली लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा, तो लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट रखा जाता है. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डीएनए वैक्सीन. तो लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन किया जाता है प्रोटीन का, तो लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट रखा जाता है. एंड ये डिफरेंट डिसीजेस के लिए डीएनए वैक्सीन ये अंडर ट्रायल है. तो फॉर एग्जांपल जैसे HIV के लिए, देन मलेरिया, देन इन्फ्लुएंजा, देन हेपेटाइटिस, and different types of the cancers. So these are the DNA vaccines कि जो available मिस होंगे अभी वो ट्रायल फेजेस में. तो दिस इज द DNA वैक्सीन्स. तो DNA वैक्सीन्स में इतना याद रखना है कि ये रेसिपिएंट के मसल सेल्स में इंसर्ट किया जाता है जीन ऑफ द एंटीजन, एंड रेसिपिएंट के मसल सेल्स में MSC का एक्सप्रेशन लोएस्ट होता है, को स्टिमुलेटरी सिग्नल एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो वहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेंस थोड़ा अफेक्ट होता है. सो दैट इज द मेजर रोल ऑफ द डीएनए वैक्सीन्स. तो ये डीएनए वैक्सीन्स हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे हमने सारे वैक्सीन्स को डिस्कस किया. डीएनए वैक्सीन्स स्टेबल वैक्सीन्स होते हैं, लॉन्ग टाइम तक बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट रखते हैं. तो ये हमने देखा वैक्सीन्स टॉपिक की जो इम्यूनोलॉजी रिलेटेड है, एंड इसमें हमने सारे वैक्सीन्स जो है वो अच्छे से डिस्कस किए, इन डिटेल में डिस्कस किए. तो यहाँ पे वैक्सीन टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया. तो अभी देखो वैक्सीन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते, तो आज आपका कॉन्टेस्ट पेपर एक्टिवेट करके रखा गया है. तो आप ifsonline.com पे जाके कॉन्टेस्ट पेपर को अपियर होना, वो कॉन्टेस्ट पेपर जो है वो अभी एक्टिवेट करके रखा गया है. सो कॉन्टेस्ट 1 जो होगा वो आपका आज ही होगा, एंड ये जो आज है ये वैक्सीन के ऊपर कॉन्टेस्ट 1 होगा. सो आज आप वैक्सीन के ऊपर जो कॉन्टेस्ट पेपर है उसको अटेम्प्ट कीजिए. अभी ये जो कॉन्टेस्ट पेपर है ये अराउंड 11 AM टू 5 PM तक रहेगा. तो हियर तो आप इस कॉन्टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए. जो वेबसाइट के ऊपर हमारे कॉन्टेस्ट का लिंक होता है, तो कॉन्टेस्ट लिंक में लाइव लेक्चर्स जो चल रहे हैं उसमें गेट बायोटेक्नोलॉजी का इम्यूनोलॉजी का वैक्सीन सेक्शन के ऊपर कॉन्टेस्ट पेपर अवेलेबल है. वो कॉन्टेस्ट पेपर आप सॉल्व कीजिए. ओके, एंड ये जो टाइमिंग है, तो आज हम 5 बजे फिर से मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेस्ट पेपर को.
कि आज इम्यूनोलॉजी का जो वैक्सीन टॉपिक था, वैक्सीन टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने आया क्या, क्या आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। एंड जो भी विनर्स होंगे कॉन्टेस्ट के वो कल अनाउंस किए जाएंगे कि कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, कोई कौन से स्टूडेंट जो टॉप 3 स्टूडेंट है कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट उन्होंने आज का लेक्चर किया है अच्छे से, वैक्सीन टॉपिक को जो अच्छे से जानते, तो कॉन्टेस्ट पेपर को आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, सो वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो आप ifsonline.com के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके कॉन्टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ देवेश, कॉन्जुगेट वैक्सीन में सिर्फ इतना रखा जाता है कि जो भी प्रोटीन एंटीजेंस होते हैं उसको कोई कैरियर प्रोटीन या एंटीजन के साथ, जैसे टॉक्सॉइड है, टॉक्सॉइड के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो सपोज कोई पॉलीसेकेराइड है एंड पॉलीसेकेराइड के साथ अगर आप अटैच करोगे, सो सपोज दिस इज पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड के साथ अगर आप अटैच कर दोगे टॉक्सॉइड्स को, तो दिस इज द टॉक्सॉइड्स, तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट वैक्सीन, कि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। तो एक कॉन्जुगेशन किया जाता है एंटीजन का विद द कैरियर प्रोटीन, तो दिस इज द कॉन्जुगेट वैक्सीन। यहां तक समझ में आपको? तो यहां तक हमने डिस्कस किया कंप्लीट वैक्सीन टॉपिक को, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, और कोई भी डाउट्स होंगे आपके वैक्सीन रिलेटेड तो अभी पूछ सकते हो आप। तो एनी डाउट? यस, किसी को कोई डाउट पूछने? ओके देवेश, वेलकम। तो आज हमने डिस्कस किया वैक्सीन टॉपिक। अंशु अपने वेबसाइट के ऊपर ही है, ifsonline.com के ऊपर कॉन्टेस्ट पेपर होगा इम्यूनोलॉजी का। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कॉन्टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो वेबसाइट के ऊपर पहले लॉग इन कीजिए एंड देन कॉन्टेस्ट में जाके आपको पेपर दिखेगा। रानी, जो डीएनए वैक्सीन होते हैं उनमें हम जो एंटीजन का जीन है प्लाज्मिड के ऊपर डाल देते हैं। तो एंटीजन जीन हम प्लाज्मिड के ऊपर डालेंगे और उस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफर करेंगे मसल सेल्स में रेसिपिएंट के, तो वो मसल सेल्स में एक्सप्रेस होगा प्रोटीन। अगर मसल सेल्स एक्सप्रेस कर देंगे प्रोटीन को तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए उसको नॉन सेल्फ करके रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो प्रोटीन एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डीएनए वैक्सीन। मींस रेसिपिएंट के मसल सेल्स में ही हम उस प्रोटीन एंटीजन को एक्सप्रेस कराते विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मिड। ओके, यहां तक समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे हमने वैक्सीन टॉपिक कंप्लीट किया है। आप ifsonline.com पे जाके कॉन्टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, बाकी हम 5 बजे फिर से मिलेंगे कॉन्टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। तो थैंक यू ऑल।
So thank you and happy learning. All the best for your contest paper. Thank you.